नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ गया है, क्योंकि केजरीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा, मकान नहीं लूंगा, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसके बाद पलटी मारी और इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार वो क्या वजह रही जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और उसके बाद अब वो फिर से एक विधायक का चुनाव तक हार जाता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर हम दिल्ली चुनाव को देखते हैं तो आम आदमी पार्टी ने 43.57% वोट शेयर, बीजेपी का 45.56% वोट शेयर, कांग्रेस का 6.34 वोट शेयर में हालांकि कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 48 बीजेपी ने जीती है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है? जब आम आदमी खास आदमी बनने की तरफ कदम बढ़ाता है तो जनता कहीं न कहीं उसके कदमों को पहचान जाती है और जनता को कहीं न कहीं एहसास हो गया कि जो आम आदमी हमारे बीच में, आम आदमी पार्टी का निर्माण करके भी हमारे बीच में आया था, क्या वो कहीं न कहीं खास आदमियों में शुमार हो गया है। तो उसको फिर से आम आदमी की औकात दिखाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। जहाँ तक वोट परसेंटेज की आप बात करते हो कि करीब करीब 2% का अंतर है। हरियाणा का चुनाव ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अक्टूबर के अंदर ही था, और उस चुनाव में तो अगर आप देखोगे तो 0.40% का मार्जिन था। उसी से भारतीय जनता पार्टी सरकार में सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। और यहाँ का तो 2% का मार्जिन है, और 2% का मार्जिन का ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इसके ऊपर कांग्रेस कि कांग्रेस ने 6% वोट लिया है, और इसलिए जो है आम आदमी पार्टी की वहां पे हार हुई है। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने समझौते का प्रस्ताव दिया था तो कांग्रेस आज खुल के करिए कि हम 5 सीटें दे रहे थे, वो 10 मांग रहे थे, और आम आदमी पार्टी ने बड़ा एक तरह से कहते हैं ना उलाहना सा दिया था कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, दिल्ली के अंदर बैठे जो कार्यकारिणी है राष्ट्रीय स्तर की, कि अगर हमारे साथ समझौता होता तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो उसी प्रकार से आज कहीं न कहीं खुश जो है वो ज्यादा खुश कांग्रेस वाले हैं, और कांग्रेस वाले आईना दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि हमने तो 6% लिया है, आपने तो हरियाणा में 1 से 1.5% वोट लिया था। तो हकीकत तो ये है कि जनता उग चुकी थी, और जो वादे आपने जैसा चर्चा किया कि लाल बत्ती नहीं लेना, गाड़ी नहीं लेना, बंगला नहीं लेना, इस प्रकार के जो बातों से मुकरे केजरीवाल जी, और सबसे बड़ा ठप्पा इनके ऊपर जो लगा वो शराब घोटाले का लगा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री जब दिल्ली के ठेकों के ऊपर बिकी तो जनता उससे कहीं हताश और निराश हो गई। और सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा, जो मैं मानता हूं वो फैक्टर ये रहा है बड़ी हार का, कि जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो एमसीडी चुनाव के अंदर वहां आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। हालांकि केजरीवाल जी यही बड़ा आरोप लाते थे कि भाई सड़कें, सीवरेज, पानी ये एमसीडी के अंडर है, ये भाजपा के अंडर है, और केजरीवाल जी के पास आने के बाद सड़कों पर जिस प्रकार से कूड़े का ढेर पड़ा रहा तो उसमें सुधार ये नहीं ला पाए। तो कहीं न कहीं जनता इससे भी नाराज हुई। एक पिछले चुनाव में चोरी क्या इसने केजरीवाल जी ने एक फैसला और लिया था कि अगर 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाऊंगा तो मैं वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊंगा, तो आप मेरे को वोट मत देना। आज 2025 के अंदर चुनाव था, अब कहने लग गया कि मेरे को तो 25 दिसंबर तक चाहिए, आप मेरी मदद करो। तो जनता का कहीं न कहीं भरोसा खोया, और उस भरोसे के ऊपर जो इन्होंने जनता से वादे किए थे खरे ना उतरे तो आज फंस के खड़े हो गए, और इस स्थिति में आ गए कि पार्टी बिल्कुल एक तरह से खत्म भी हो सकती है, क्योंकि केवल पंजाब के अंदर सरकार बची है। उसके ऊपर बाद में कभी चर्चा करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि पंजाब की खबरें भी कुछ शुभ संकेत के रूप में नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, एक खबर लगातार ये चल रही है कि 14 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही कि अगर उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मदद करती तो वहां पर
आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, जिसमें संगम विहार की सीट है, त्रिलोकपुरी की सीट है, जंगपुरा की सीट है, तिमारपुर की है, नई दिल्ली सीट भी उसमें शामिल है। इसमें कुछ सीटों का मार्जिन 344 वोटों का मार्जिन भी रहा है। तो यहाँ पर आरोप ये लगा है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस मदद करती 14 सीटें आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती थी। पहली बात तो ये हमें एक चीज सोचनी चाहिए, कांग्रेस मदद करती क्यों? कांग्रेस के विरोध में तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। केजरीवाल जी ने आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया था, जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। बड़े घोटाले ये उजागर किया करते रोजाना शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज उसी 3 चुनाव लड़े, कांग्रेस के 3 चुनाव पहले के पहले विरोध में लड़े। एक बार 32 या 33 सीटें इनकी आई थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तब इनकी सरकार बनी, 47 दिन तक चली। उसके बाद इन्होंने समर्थन वापसी कह दिया कि भाई हमें समर्थन नहीं चाहिए, रिजाइन दे दिया। हालांकि कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस नहीं लिया था। अगला चुनाव लड़ा, 67 सीटें आई तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ा। इससे पीछे का चुनाव लड़ा 19 का, वो चुनाव भी लड़ा, उसमें भी बीजेपी के खिलाफ लड़ा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और 63 सीटें आई। आज फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ना था। आज ये उम्मीद के ऊपर क्या कांग्रेस ने अपनी राजनीति नहीं जिंदा रखनी क्या? कांग्रेस अगर दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के अंदर, जो देश की राजधानी भी है, और उस प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस समझौते में जाएगी, हालांकि लोकसभा में गई थी, तो वो कांग्रेस को भी नुकसान है। अगर अपने पैरों पे कांग्रेस को खड़ा होना है तो कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने होंगे। और केजरीवाल का सबसे मजबूत किला जहां से पार्टी का जन्म हुआ, और वही पार्टी दूसरी की बैसाखियों के सारे चलना चाहती है, तो केजरीवाल की कमजोरी है। डॉक्टर साहब, एक बयान आया है अन्ना हजारे का कि अरविंद केजरीवाल के गुरु माने जाते हैं अन्ना हजारे। सबको पता है किस तरीके दिल्ली में उन्होंने आंदोलन किया था। तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है आदमी, अब वो खराब हो गए हैं, कि उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाले किए हैं, भला आदमी खराब हो गए, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। देखो, बड़े सम्मानित बुजुर्ग हैं अन्ना हजारे जी, वो भी कई बार विवादों में रहे हैं। कभी पार्टी बनाने की हरी झंडी देने वालों में थे, कभी विरोध करने वालों में थे। जब केजरीवाल जी का बहुमत आया तो बधाई देने वालों में थे, फिर बीच बीच में इनके विवाद चलते रहे, वो एक अलग कहानी है। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को भी कल ये कहीं न कहीं एहसास हुआ होगा कि आज राजा जो है वो मतपेटी के पेट से पैदा नहीं होता, वो ईवीएम मतपेटी के पेट से पैदा होता है, रानी के पेट से पैदा नहीं होता। आज उसकी जगह ईवीएम आ गई, तो जनता जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री भी बना सकती है, एमएलए भी बना सकती है, एमपी बना सकती है। अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो उसको धराशायी भी कर सकती है और धूल भी चटा सकती है। जिन जिन बड़े मुद्दों के ऊपर केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था, कहीं न कहीं उसी प्रकार के आरोप एज ए मुख्यमंत्री इनके ऊपर लगे और इनकी कैबिनेट के ऊपर लगे। 5-6 पार्टी के शीर्ष नेताओं का, मंत्री स्तर का और मुख्यमंत्री तक का जेल में जाना क्या प्रमाणित करता है? इससे कहीं न कहीं छवि उनकी धूमिल तो व्यक्तिगत रूप से हुई है, और यही कारण है कि केजरीवाल जी की इस चुनाव में बड़ी शर्मनाक हार हुई। अच्छा, अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से बुरी हार आम आदमी पार्टी को हुई है, तो क्या लग रहा है बीजेपी में अब सीएम चेहरा कौन हो सकता है? किसे बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी? देखो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हम कयास नहीं लगा सकते, किसी का भी नाम आ सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर देखो क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर अचानक मनोहर लाल खट्टर जी को बदल करके नायब सिंह सैनी जी को बना दिया गया था। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की जब सीट खाली हुई तो अनेक नाम चले थे, लेकिन रेखा शर्मा जी अचानक एक नाम नया आया और राज्यसभा में उसको भेज दिया गया। तो उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर कई दावेदार हैं और मजबूत दावेदार हैं। चर्चाएं तो परवेश वर्मा की भी चली हुई हैं कि जिसने सिटिंग सीएम को हराया है तो वही बनना चाहिए। ये तो उसी प्रकार की एक कहानी आती है जब 77 के अंदर जनता पार्टी का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा और राजनारायण जी चुनाव जीत गए, इंदिरा जी चुनाव हार गई। और दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री चयन के लिए जनता पार्टी का जो गठन हुआ था, उसकी मीटिंग हुई कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, किसको कौन सा महकमा दिया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए। तो राजनारायण जी ने एक बात कही वहां कि भाई जो जिस लेवल का आदमी को हरा के आया है ना, उसको वही पद दे दो। यानी कि मैं इंदिरा जी को हरा के आया हूं तो मेरे को ही प्रधानमंत्री बनाओ भाई। तो ये तो इस प्रकार से भी चल रहा है कि परवेश वर्मा जी ने एक चुनौती भरी सीट उनके लिए थी और चर्चाएं ये निकल करके आई कि अमित शाह जी ने फोन करके परवेश वर्मा जी को बुलाया था कि आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था जी मैं लड़ना चाहता हूं और केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़े चैनल की रिपोर्ट है, वो डिबेट मैं सुन रहा था आज दिन में। तो बहुत बड़ी चुनौती थी, उस पर वो खरे उतरे। और युवाओं की अगर बात चले तो सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी हैं, हालांकि वो सांसद हैं, चर्चाएं उनके नाम की भी चली हुई हैं।
कई और नाम भी हैं, लेकिन ये भाजपा है, 1-2 दिन में शायद नाम ये तय कर देंगे, और किसके नाम की लॉटरी निकले कह नहीं सकते। तो क्या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था, उसके बाद वो खुद सीएम बने थे, तो क्या वैसा गेम बीजेपी कर सकती है यहाँ पर? देखो, संभावनाएं कम हैं, क्योंकि केजरीवाल जी थे खुद पार्टी के संस्थापक और एक तरह से सीएम चेहरा भी अपने आप वो थे कि वह मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा, और वो लड़े और चुनाव जीते, तो जीत भी गए, और पार्टी के संस्थापक थे, कन्वीनर थे, संयोजक थे, सबसे बड़ा नाम थे, तो उनका तो बनना निश्चित था। घर के वही काका लखड़ियां। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और 27-28 साल के बाद सत्ता में दिल्ली के अंदर आई है। हाँ, दावा जरूर परवेश वर्मा जी का मजबूत है, लेकिन कई प्रकार के समीकरण पार्टी वहां साथ देगी। अलग स्टेट के बारे में अगर ध्यान करेगी, जो पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, और है कि किस कास्ट के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, भविष्य में कहाँ कहाँ उसका फायदा उठाया जाए, तो ये गुणा भाग तो हर पार्टी करती है, भाजपा भी करेगी। और जब क्या जिस तरीके से पूरा चुनाव देखते हैं हम, दिल्ली का चुनाव, तो क्या इस चुनाव में ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को उसका घमंड ले डूबा? निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं। कुमार विश्वास को पार्टी से भगाया, तो हमारे योगेंद्र यादव जी, प्रशांत किशोर जी और स्वाति मालीवाल जी, किरण बेदी जी भी कभी इनके आंदोलन का हिस्सा थी, साजिमिया इल्मी, तो ऐसे नवीन जय हिंद, और हमारे एक पत्रकार होते थे, उन्होंने एमपी का चुनाव भी लड़ा था एक बार आम आदमी पार्टी से, आशुतोष। तो ऐसे बड़े चेहरे जब पार्टी को अलविदा कह के जाते हैं, तो उस टाइम तो अरविंद केजरीवाल जी घमंड में थे, कहीं न कहीं अब उनको एहसास तो हुआ होगा कि पुराने साथी जो छिटक करके गए हैं, तो इनका भी कहीं की खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और केजरीवाल जी को सोचना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर 3 राज्यसभा की सीट हैं, भाई किस किस को भेजा जाना चाहिए। उन्होंने तीनों नाम भेजे। एक तो नाम सर्वविदित है, अच्छे वक्ता हैं, प्रखर नेता हैं, संजय सिंह को सही भेजा। बाकी 2 नामों का आज भी पता नहीं। एक तो सुशील गुप्ता जी को ही भेजा था, जो थे हरियाणा से और दिल्ली से भेजे गए, और जब पंजाब से 7 राज्यसभा के मेंबर भेजने पड़े, तो 3-4 उनमें भी केजरीवाल जी ने बाहर के आउट ऑफ स्टेट पेल दिए कि इनको भेजो, उनको भेजो। तो ये राजनीति कहीं है, ये एक तरह से दादागिरी टाइप की राजनीति करने लग गए थे, जैसे बाकी दल करते थे। वो एक आईना दिल्ली की जनता ने दिखाया है, और कहीं केजरीवाल जी के लिए जो राजनीतिक सफर है वो बड़ा कांटों भरा सफर रह गया है। बड़ा हर कदम को उन्होंने सोच के उठाना पड़ेगा, लेकिन पार्टी गिरावट की तरफ, जितनी स्पीड से उठी थी उससे ज्यादा जल्दी गिरावट की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी केजरीवाल की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब जनता को यह लग रहा है कि उन उम्मीदों पर केजरीवाल खरा नहीं उतर रहे, और इसीलिए लगभग 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एंट्री मारी है दिल्ली के अंदर। तो सीएम चेहरे को लेकर जरूर अब जद्दोजहद चल रही है। सीएम कौन बनेगा, जल्द ही इस पर भी मुहर लग जाएगी। डॉक्टर साहब, इन विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।